Hello guys, welcome to another video. Recently you were provided with a revision video of chemistry जिसमें सारे important areas जहाँ से repeated questions आते हैं CDS में वो सारे के सारे topics की cover किए गए थे. And before going through this video, make sure that you have watched that video and this video is also the continuation of the same. इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो की. हम बायोलॉजी के वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं. अगर हम बायो को देखें, बायो सेक्शन को देखें तो सीडीएस में एवरी टाइम वी सी दैट ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही आते हैं बायो सेक्शन से. ठीक है. एंड बायो के जो मार्क्स होते हैं वो एकदम इजी ट्रीट होते हैं. वो इजी ट्रीट क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत बार नोटिस किया गया है कि बायो में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड आते हैं. ठीक है. नॉट इवन लैंग्वेज गेट्स चेंज्ड. ठीक है. तो क्या होता है कि सेम एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं होता है कि हर बार कोई न्यू एरिया आ जाता है जहां से यू डोंट हैव इवन आइडिया कि आया कहां से है. तो बायो में देखा जाता है कि सेम एरियाज हैं कुछ जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो वहां के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. यू कैन रियली स्कोर वेल ओवर देयर. एंड आप यहां पे अगर अच्छा स्कोर करेंगे सो दिस स्कोर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स जो आपका कंपटीशन है हु आर गिविंग एग्जाम विद यू. ठीक है. सो इफ यू वांट सच क्रिस्प इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर आपको ऐसी क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपका एग्जाम इजीली क्लियर करवा सके, अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जीएस में आप अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं आप लैकिंग है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, या अगर आप जीएस की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है, यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप. Crash course is going to provide you with crisp information, very important information of all the GS static part, as well as in that you are also going to get a test series जो कि आपके खुद के analysis के लिए बहुत ज़्यादा important है, as well as current affairs. Current affairs PDF will also be provided over there. So if you want the most out of it, make sure you join it as soon as possible. तो अब हम देखेंगे वो कौन से important areas हैं जहाँ से questions आते हैं बायो सेक्शन में. Now first of all we'll see some of the basic terms. बायो में अगर हम देखें तो बहुत बार सिंपल किसी स्टडी के ऊपर पूछ लिया जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो अगर बायो को देखना हो तो बायो की दो ब्रांच है. ठीक है. बॉटनी और जूलॉजी. ठीक है. बॉटनी जो होता है बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी इज स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स. लेकिन इसमें जो मेन बात ध्यान रखने की है वो है थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. Theophrastus is the father of botany and एरिस्टोटल इज फादर ऑफ जूलॉजी. तो ये दोनों ही टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे एंथोलॉजी. एंथोलॉजी बेसिकली होता क्या है? एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट की जो स्टडी होती है वो बेसिकली एंथोलॉजी होती है. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको भूलना नहीं है. देन फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी क्या होती है? एल्गे की जो स्टडी होती है. ठीक है. एल्गे की जो स्टडी होती है वो उसको बेसिकली हम बोलते हैं फाइकोलॉजी. देन माइकोलॉजी. माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई. ठीक है. तो याद रखना है फंजाई की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी. देन हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टर्म्स आपके सिर्फ बायो के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार इन टर्म्स में से इंग्लिश वाला जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए. तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? The study of tissue organization and their internal structure is known as histology. तो टिश्यूज का जो स्टडी होता है, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. तो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग नोन एज हिस्टोलॉजी. देन एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी बेसिकली क्या होता है? एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है. इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी. ठीक है. उसके बाद साइटोलॉजी. साइटोलॉजी बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल. एक सिंपल सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं साइटोलॉजी. देन ऑर्निथोलॉजी.
ऑर्निथोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। देन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? फॉसिल्स की जो स्टडी होती है, फॉसिल्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहीं से जहां से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ और ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। तो प्रेजेंट और पास्ट ह्यूमन के जो कल्चर का रिलेशनशिप है, उनकी ओरिजिन का जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है, जो डेवलपमेंट है, उसकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नाउ यहीं पे एक टर्म जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देता है कभी कभी हमें, वो है एथनोलॉजी, ठीक है। एथनोलॉजी। अब एथनोलॉजी क्या होता है? एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन की डिफरेंट रेसेस की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एथनोलॉजी। तो ये बेसिक कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए, और यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें है डिजीजेस और कॉजेज, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं, बहुत तरीके के विटामिन होते हैं, ठीक है। तो विटामिन अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं, ठीक है। इफ there is deficiency of certain vitamins in our body, they lead to different diseases in one's body, okay। तो विटामिन पे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। विटामिन से बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को बताने का जो पर्पस है वो आपको बताना है विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ विटामिन्स में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। विटामिन्स में आपको पता होना चाहिए किस विटामिन का कॉमन नाम क्या है, कौन सा ऑयल सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, और उसके बाद उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती है। ये सारी ही चीजें विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक विटामिन की टेबल देखेंगे विच इज स्पेशली बीइंग मेड फॉर यू, जहां विटामिन की सारी इंफॉर्मेशन आराम से लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज दैट टेबल जिसमें विटामिन है, विटामिन के केमिकल नेम है और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस है। दिस पर्टिकुलर टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हर बार इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नाउ फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी एंड सी, ठीक है। तो ए का जो बेसिक नाम होता है वो होता है रेटिनल या रेटिनोइक एसिड। डी को हम बोलते हैं D2 एंड D3, ठीक है। ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, K1 एंड K2। देन दीज आर सम केमिकल नेम्स ऑफ B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 12 एंड देन C, ठीक है। नाउ इनकी डेफिशिएंसी डिजीज भी हमारे लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ई की डेफिशिएंसी से माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, के की वजह से होता है ब्लीडिंग डायथेसिस, B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरीबेरी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पता होना चाहिए कि थायमीन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। देन B2 एरिबोफ्लैविनोसिस, B3 से होता है पेलेग्रा, B5 से होता है पेरिथीशिया, B6 से होता है एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, B7 से होता है डर्मेटाइटिस, देन B9 से होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, B12 से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड C से होता है स्कर्वी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज जो कि विटामिन से होते हैं। ये पूरी ही विटामिन की जो टेबल है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है। अभी हमने देखा विटामिन ए से होता है, ठीक है। बेरीबेरी अभी हमने देखा विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो आर करेक्ट आंसर इज सी। सो यहाँ पे आई एम रिपीटिंग इट अगेन, विटामिन का जो पूरा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगेन डिजीजेस का है, लेकिन इस बार ये विटामिन की डेफिशिएंसी के डिजीजेस नहीं है, ये प्रोटोजोअन डिजीजेस है, ठीक है। तो हर बार डिजीज से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे प्रोटोजोअन डिजीजेस से आए, चाहे वायरल डिजीजेस से आए, चाहे बैक्टीरियल डिजीजेस से आए, ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन डिजीजेस, क्योंकि प्रोटोजोअन डिजीजेस बहुत कॉमनली पूछते हैं। जैसे स्लीपिंग सिकनेस रिपीटेडली 2 बार पूछा जा चुका है, एमीबियासिस भी पूछा जा चुका है। तो जो प्रोटोजोअन डिजीजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हियर अ टेबल इज बीइंग प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर यू, जिसमें सारे प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म की जितनी भी उनकी डिजीजेज हैं वो सारी कवर्ड है, ठीक है। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म उन्हें करता है उनके नेम्स हैं, एज वेल एज कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है वो भी यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। तो बैलेंटिडियासिस, बैलेंटिडियम कोलाई, amoebiasis is being caused by Entamoeba histolytica, giardia is being caused by Giardia lamblia, then leishmaniasis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, leishmania और sleeping sickness ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों से ही क्वेश्चन बन चुका है। तो leishmaniasis जो है वो कॉज करता है leishmania, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और मलेरिया, तो ये स्पीशीज है, ठीक है। ये अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो होती है ट्रिपैनोजोमा ब्रूजी, एंड शागा डिजीज जो होती है वो होती है ट्रिपैनोजोमा क्रूजी से। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस और शागा डिजीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन डिजीजेज हैं। नाउ यहीं पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो कॉज करता है ट्रिपैनोजोमा ब्रूसी, और स्लीपिंग सिकनेस जो है उसका अगर कैरियर की बात करें तो उसमें कैरियर जो होता है वो होता है सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई जो होती है वो क्या होता है, वो इसका कैरियर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी ही चीजें आपको पता होना चाहिए कि दीज आर सम ऑफ द प्रोटोजोअन डिजीजेस जिनके ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे मेंशन है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है 4 डिजीजेस देके 3 वायरल होंगी और 1 प्रोटोजोअन होगी, तो यू शुड बी नोइंग कि कौन सी डिजीज उसमें से प्रोटोजोअन डिजीजेस है, ठीक है। तो डिजीजेस के बारे में आपको यू नीड टू बी क्वाइट श्योर। नाउ वील मैच दिस। तो अमीबियासिस जो होता है, अमीबियासिस होता है एंटामीबा हिस्टोलिका की वजह से, ठीक है। ए का हो गया 3। देन स्लीपिंग सिकनेस हमें अभी पढ़ा है, स्लीपिंग सिकनेस करता है ट्रिपैनोजोमा गैम्बीज। देन इफ विल टॉक अबाउट साइफिलिस, साइफिलिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पे याद रखना ये जो दोनों है ये प्रोटोजोअन डिजीजेज है, लेकिन साइफिलिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीजेज है, ठीक है। तो साइफिलिस जो है वो करता है ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम इसका कॉजेटिव एजेंट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ब्यूबोनिक प्लैक तो वो होता है पास्चुरेला पेस्टिस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। आपको ये ध्यान रखना है कि अमीबियासिस, स्लीपिंग सिकनेस दोनों ही प्रोटोजोअन डिजीजेज है, और साइफिलिस जो है वो है एक बैक्टीरियल डिजीजेस। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रोटोजोअन डिजीजेज, क्योंकि नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रोटोजोअन डिजीजेज से क्वेश्चन पूछा जाए। तो मेक श्योर कि आपकी प्रोटोजोअन डिजीजेज जो हैं वो अच्छे से डन है फॉर एग्जाम। मूविंग अहेड, नाउ हम कुछ बेसिक डिजीजेज देखेंगे जिनमें से चांसेस होते हैं कि हाँ वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फोबिया। फोबिया होता है किसी के भी लिए एक इंटेंस फियर होना। फोबिया पानी का भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है। तो फोबिया इज इंटेंस फियर, ठीक है। नाउ न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस होता है एक मैलअडैप्टिव हैबिट, ठीक है। अगर हम सी की बात करें दैट इज हाइपोकॉन्ड्रिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी ऑलरेडी। हाइपोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या सिचुएशन होती है, हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान को ऐसे लगने लगता है कि उसको कोई बीमारी ना हो जाए, उसको कुछ बहुत बड़ी बीमारी का, हालांकि वो बीमारी उसको होती नहीं है पर उसको एक खतरा रहता है, उसको एक मन में डाउट रहता है। तो बेसिकली हाइपोकॉन्ड्रिया यू कैन से एक ऐसा ऑब्सेशन है, इट इज एन ऑब्सेशन विद द आइडिया ऑफ हैविंग अ सीरियस बट अनडायग्नोज्ड मेडिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये एक ऑब्सेशन होता है इस आइडिया से। तो हाइपोकॉन्ड्रिया इज अनड्यू कंसर्न अबाउट हेल्थ, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंसोम्निया, इंसोम्निया इज लैक ऑफ स्लीप, जब नींद नहीं आती है, दैट कंडीशन इज बीइंग नोन एज इंसोम्निया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नाउ इसी के साथ साथ हम कुछ और ऐसी डिजीजेस देखेंगे जिनके नाम हम कॉमन लाइफ में यूज नहीं करते हैं बट हाँ जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शाइजोफ्रेनिया। शाइजोफ्रेनिया एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स अभी रिसेंटली पूछ चुका है। तो शाइजोफ्रेनिया क्या होता है कि इट इज अ मेंटल डिजीज विच इज यूजुअली फाउंड इन यूथ, एंड इन दिस कंडीशन द पेशेंट कंसिडर्स द इमेजिनेशन एज द ट्रूथ नॉट टू बी द फैक्ट, ठीक है। तो इमेजिनेशन को जो पेशेंट होता है ऐसी कंडीशन में वो अपनी इमेजिनेशन को रियल मानने लगता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा लेजी और इमोशनलेस हो जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोपैथी एक वो है जो कि इसके डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन दिस डिजीज। तो शाइजोफ्रेनिया इज अ कंडीशन इन विच अ पेशेंट कंसिडर्स द इमेजिनेशन एज अ ट्रूथ।
नाउ डिप्लोपिया, डिप्लोपिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लोपिया बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ डिजीज एंड इट इज कॉज बाय द पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ आई। ठीक है, इसमें आई की जो मसल्स होती हैं वो उनको पैरालिसिस हो जाता है और इसमें डबल इमेज जो होती है वो बननी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिप्लोपिया। देन यूरेमिया, यूरेमिया क्या कंडीशन होती है, यूरेमिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड। ओके, तो ब्लड में क्या होता है, यूरिया का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। देन ग्लाइकोसोरिया, ग्लाइकोसोरिया में क्या होता है कि यूरिन में जो ग्लूकोज का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है यूरिन में, दैट कंडीशन इज बीइंग नोन एज ग्लूकोसोरिया। नाउ निमोनिया, निमोनिया क्या होता है बेसिकली, निमोनिया इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो लंग्स में जो स्मॉल एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, अगर उनका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो निमोनिया ऐसे पूछ सकता है लंग्स का डिजीज है कि लिवर का डिजीज है, किस चीज का डिजीज है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें एल्वियोलाई का इन्फ्लेमेशन होता है, दैट मीन्स इट इज लिंक्ड टू लंग्स। नाउ कैंसर, कैंसर क्या होता है, कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल बाय इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी सेल जब अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे, दैट कंडीशन इज बीइंग नोन एज कैंसर। ठीक है, और ये चीज हमने केमिस्ट्री की वीडियो में भी डिस्कस की थी कि कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60, इट इज बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अलावा वन मोर थिंग, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज अ टर्म। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर्स। नाउ दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिजीजेस दैट यू नीड टू नो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो हम करेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। एवरी टाइम 2 to 3 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। सेल ऑर्गेनल एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनल में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ER, सेंट्रोजोम, लाइजोजोम, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हम सेल ऑर्गेनल में पढ़ते हैं और हर बार सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट लाइजोजोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं और बैक टू बैक कॉन्टिन्यूसली 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि सुसाइडल बैग्स किसे बोलते हैं, तो उसका सही आंसर था लाइजोसोम्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम सेल को देखें तो सेल क्या है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो वर्ड था वो किसने कॉइन किया था, इट वॉज बीइंग कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने इस ये टर्म दिया था सेल। ठीक है, एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। तो ये भी आपको याद रखना है, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन होता है, वो होता है न्यूरॉन। नाउ अब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। ये हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए थी सेल के बारे में, अब हम ऑर्गेनल्स पे आएंगे। तो यहाँ कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दिए हुए हैं, हमें ये बताने हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनल में कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो भी यहीं पे ही प्रेजेंट होता है और हमने हमेशा से पढ़ा है कि क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन हाउस या किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, याद रखना है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद अगर हम मिनरल अपटेक की बात करें तो मिनरल अपटेक, जो मेजर मिनरल अपटेक होता है वो कैसे होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इन प्लांट इट इज वेरी थिन, इलास्टिक, लिविंग। ठीक है, और ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जितना भी मिनरल अपटेक होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नाउ रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और रेस्पिरेशन जो पूरा होता है वो कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज ATP
एटीपी, तो एटीपी को भी सिंथेसाइज करता है, ठीक है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस जो बेसिक होता है वो होता है राइबोसोम्स में, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस बेसिस पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नाउ अगला टॉपिक जो हमने नोटिस किया है कि एवरी टाइम जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, मतलब हमारे ग्लैंड्स और उसमें से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वहां से। इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गोनाड्स जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसकी पोजीशन पूछ सकते हैं, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो पूछ सकते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बेसिकली यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीजें जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं वो ये हैं कि दो टाइप के हमारी बॉडी में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डक्ट्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि हमारी में डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये सब कौन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और इन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है। अब ये बहुत टाइप के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है और क्या क्या वो रिलीज करता है। तो ये हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऊपर ये पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे हेड में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जैसे कि STH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH, ADH, ठीक है। तो ये जितने भी हार्मोन हैं ये सारे के सारे किससे रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। इसमें जो मेजर आपको याद रखना है वो है STH, दैट इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये बेसिकली पूरी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है, ठीक है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ये जो ग्रोथ कंट्रोलिंग वाला हार्मोन होता है ये कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड हमारी ये जो हमारे लेरिंग्स हैं गले में उसके बिलो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये जो बेसिक हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड ही रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है इट इज सिचुएटेड राइट एट द बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन ही रिलीज करते हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं बेसिकली कैल्शियम से उन कैल्शियम की मेंटेनेंस से उनका रिलेशन रहता है, ठीक है। इनफैक्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड जो रिलीज करता है उसका एक का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन और एक का नाम होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। नाउ इफ विल टॉक अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें, एड्रिनल ग्लैंड में जो मेजर रिलीज होता है जो हमें याद रखना है वो है एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन। जो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है उसको फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। फाइट हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये वाला हार्मोन तब रिलीज होता है जब बेसिकली हम ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, इधर वी आर फियरफुल ऑफ समथिंग, वी आर अफ्रेड, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन। उसके बाद अगर हम गोनाड्स की बात करें तो गोनाड्स में दो हैं, ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है। तो ओवरी जो बेसिक हार्मोन रिलीज करती है फीमेल्स में वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एंड ऑक्सीटोसिन। एंड टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो बेसिकली रिलीज करता है वो करता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। मेल्स में टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये कुछ बेसिक एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए थे और इनके हार्मोन्स जो थे वो आपको पता होने चाहिए थे। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो गोनाड्स जो है, गोनाड्स अगर फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एड्रिनल जो रिलीज कर रहा है वो है कॉर्टिसोल। तो इसका जो बेसिक आंसर हो जाएगा, गोनाड्स का हो गया प्रोजेस्टेरॉन, पिट्यूटरी का हो गया ग्रोथ हार्मोन, देन पेनक्रियाज का हो गया इंसुलिन
एंड एड्रिनल का हो गया कॉर्टिसोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। हमारे लिए हॉर्मोन्स और उनके ग्लैंड्स और उनकी पोजीशंस तीनों ही चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस वेरी नाइसली। नाउ हम बेसिक कुछ इंस्टीट्यूट्स देखेंगे। जैसे कभी कभी इंस्टीट्यूट देके आपको पूछ सकता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है यूपीएससी के थ्रू। तो हम देखेंगे कि इनकी प्लेसेस कौन कौन से हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर हम बात करें NBRI की, तो ये सिचुएटेड है लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ विल सी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर पोटैटो की CPRI की बात करें तो ये सिचुएटेड है शिमला में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CRRI, अगर हम इसकी बात करें तो CRRI सिचुएटेड है कटक में। और अगर हम बात करें सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट CFRI की, तो ये सिचुएटेड है देहरादून में। तो ये बेसिकली हमें पता होने चाहिए। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन लखनऊ, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन शिमला, एंड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन कटक, एंड सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन देहरादून। सो दीज आर बेसिक इंस्टीट्यूशंस जो आपको पता होने चाहिए, और इनके प्लेसेस भी आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, वायरस के ऊपर, अभी ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से वायरस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वायरस का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वायरस को अगर हम बेसिकली देखें तो वायरस के स्ट्रक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है इसका प्रोटीन कोट और एक होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ न्यूक्लिक एसिड इसमें कुछ भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि प्रेजेंट कोई भी एक ही होता है, बट हो दोनों सकते हैं, ठीक है। या तो किसी में DNA प्रेजेंट होगा या किसी में RNA प्रेजेंट होगा। तो बेसिक अगर वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसमें जो दो मेजर चीजें हैं वो है प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम वायरस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी ईदर DNA और RNA। तो मतलब क्या होता है कि किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर में दो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एक तो हो गया इसका प्रोटीन और एक हो गया इसका न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड इसमें दोनों ही हो सकते हैं, DNA भी हो सकते हैं और RNA भी हो सकते हैं। मतलब दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। किसी वायरस में ऐसा नहीं है कि RNA भी प्रेजेंट है और DNA भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक में या तो DNA ही प्रेजेंट होगा और एक में जैसे RNA ही प्रेजेंट होगा। दोनों इसका न्यूक्लिक एसिड होता है। किसी एक वायरस में दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, ईदर RNA और DNA। नाउ बेजरिंग demonstrated that the extract of an infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivium fluidum। तो वायरस के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने दिया था, ये वर्ड वायरस को किसने दिया था, contagium vivium fluidum। तो ये दिया था बेजरिनिक ने। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इन्फेक्टेड टबैको का एक इन्फेक्टेड प्लांट का स्ट्रेन लिया था, उसका एक्सट्रैक्ट लिया था, और उन्होंने देखा था कि वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने फिर इसको बोला था contagium vivium fluidum। इसके अलावा स्टैनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वायरस स्ट्रक्चर की बात करें, स्टैनली showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein which are inert outside their specific host cell। तो स्टैनली ने बेसिकली क्या किया था, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस के स्ट्रक्चर का, और उन्होंने देखा था कि अगर ये होस्ट सेल के बाहर अगर इस स्ट्रक्चर को निकाला जाए तो वो बिल्कुल इनर्ट है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, मतलब वो एक्टिव नहीं है। बट हाँ, अगर उसको होस्ट सेल की बॉडी मिल जाती है तो वो अपना काम शुरू कर देता है। आफ्टर दैट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उनके अंदर सिर्फ प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। लेकिन जो एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है एनिमल को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है तो उसमें सिर्फ यही प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला है तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। देन बैक्टीरियोफाज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। बैक्टीरियोफाज बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस जो होते हैं उनको हम बेसिकली बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टडी ऑफ वायरस। तो स्टडी ऑफ वायरस को हम क्या बोलते हैं, वायरस की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वायरस।
नाउ सम ऑफ द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. तो सम ऑफ द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय वायरस आर एड्स के अलावा इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, डेंगी फीवर, हर्पीस, मीजल्स, ये जितनी भी डिसीजेज हैं वो किससे होती हैं, वो वायरस से होती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि वायरस अभी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. तो वायरस का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता हो, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्कोर वेल इन आवर एग्जाम. नाउ अनदर टॉपिक जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे आरबीसी नहीं, एक्चुअली बेसिकली हम पूरा ही ब्लड यहाँ पे पढ़ेंगे. तो हमने देखा है कि ह्यूमन ब्लड से बहुत बार क्वेश्चन आता है. तो पहले हम ब्लड का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे. ह्यूमन ब्लड क्या होता है, ब्लड इज नथिंग बट अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड के बारे में अगर ये सेंटेंस आए दैट इज इट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कुछ नहीं होता, ये कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर ऑन एन एवरेज अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट, ठीक है. नाउ ब्लड की अगर हम बेसिकली देखें तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल, ठीक है. तो कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं उनके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और एक होता है प्लाज्मा. तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. इसमें क्या होता है, 90% जो होता है वो पानी होता है, उसके अलावा कुछ प्रोटीन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, ये सब प्रेजेंट रहता है, ये कंसिस्ट करता है प्लाज्मा, ठीक है. अब आते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स में. ब्लड कॉर्पस्कल्स में तीन चीजें आपको मेनली पढ़नी है, WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, ये हमारे बनते हैं बोन मैरो में. वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैरो में ये बनते हैं, ठीक है. तो आरबीसी बेसिकली क्या है, आरबीसी एक टाइप का सेल है जो कि बोन मैरो में बनता है और हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो भी इसी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है. ना अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लेटलेट जो होती है उनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है. इनका लाइफ स्पैन रहता है ऑलमोस्ट 8 to 9 days, ओके. और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो रहता है वो रहता है 1,50,000 to 4,50,000 के बीच में. 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में जो रहता है वो प्लेटलेट का काउंट रहता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. और प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट की वजह से होती है. प्लेटलेट हेल्प्स इट. नाउ WBC को हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, ठीक है. और इनका फॉर्मेशन लिम्फ में भी हो जाता है, लिम्फ में, बोन मैरो में, कभी कभी लिवर में, स्प्लीन में, ठीक है. तो WBC जो होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये बेसिक इनके फंक्शंस थे. नाउ विल मूव बैक टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आरबीसी. पहली स्टेटमेंट है आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल दी सेल ऑफ द बॉडी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग्स से टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी. सेकंड स्टेटमेंट है इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो किस में प्रेजेंट है, वो आरबीसी में प्रेजेंट है. आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है. इनकी जो शेप होती है वो बाइकनकेव होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. बाइकनकेव शेप होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. रेड बोन मैरो में ये बनता है, ठीक है. और इसकी लाइफ स्पैन रहती है 20 to 120 days के बीच में. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है डी, बिकॉज ऑल दी स्टेटमेंट अबाउट आरबीसीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट.